बिना डोगू के मैं महल में नहीं जाऊंगा। महल से मिले संदेश के अनुसार डोगू को महल के पास तक ले जाने का निर्णय हुआ। उसी सोने के लिए अपने घर जा रहे हैं। हमें भी महल में चलना चाहिए। वहाँ महाराज और महारानी आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको अपनी दूसरी कहानी लेकर आया हूँ और जिसका नाम है डोगू और राजकुमार। ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग एवं ज्ञानपरक है, तो इसको आप सुने और एंजॉय कीजिए ताकि आपको कहानी में पढ़ने में इंटरेस्टिंग हो जाए, रुचि हो जाए और फिर कहीं ना कहीं कहानियों को पढ़ने से हमारा मानसिक विकास होता है और हमारी एकाग्रता भी बढ़ती है। तो प्रिय शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं से मेरा ये करबद्ध निवेदन है कि आप मेरी कहानी को बच्चों को सुनने के लिए प्रेरित करें ताकि बच्चों का और ढंग से मानसिक एवं शारीरिक विकास हो, वो कहानी में इंटरेस्ट लें और अपने इतिहास को ज़्यादा से ज़्यादा जानें। तो चले कहानी चलते हैं। देखिए, ये रतनपुर के महाराज का महल है जो ऊंची पहाड़ियों पर बना हुआ था। महाराज उसी महल में रहते थे। उनके साथ महारानी और नन्हा राजकुमार हर्ष भी रहते थे। उनके अलावा महल में कितने ही नौकर रानियां रहते थे। महल के दरवाज़ों के पास सैनिकों के रहने के कमरे बने हुए थे। महल के पीछे अस्तबल था, उसमें कई घोड़े रहते थे। घोड़ों की देखभाल के लिए नौकर और एक प्रमुख अश्वपालक था। महाराजा और महारानी ने महल के बाहर की दुनिया कई बार देखी थी। वे अब भी कभी कभी अपने राज्य में दूर दूर तक घूमने चले जाते थे। महाराजा को घुड़सवारी का शौक था, इसके लिए वे नए नए घोड़े खरीदते रहते थे और उन्हें अपने महल के अस्तबल में रखते थे। परंतु नन्हे राजकुमार हर्ष ने अभी तक महल से बाहर की दुनिया नहीं देखी। उसने अपने माता पिता, नौकर चाकर और सैनिक ही देखे थे। कभी कभी वह महल की सबसे ऊंची अटारी पर चढ़ जाता। वहां से उसे जंगल, पहाड़ और नदी दिखाई देते। उड़ते हुए पक्षी भी दिखाई देते। इन सब को देखकर वह खूब खुश होता था। एक दिन वह रात के समय महल की अटारी पर था। उसे दूर एक जगह जलती हुई आग दिखाई दी। उस तरफ से ढोल के बजने और गाने की आवाज़ सुनाई दी। वह हैरानी से आग की लपट देखता रहा, गीत संगीत सुनता रहा। उसने पूछा, यह क्या है? उससे बताया गया, वहाँ कोई गांव है। गांव में गरीब लोग रहते हैं। वे खेती करते हैं, कुछ धंधे भी करते हैं। आज उनके यहाँ कोई त्यौहार है। उसे मनाने के लिए वे सब एक जगह जमा हुए हैं। आग जलाकर नाच गाना कर रहे हैं। मैं उन्हें पास जाकर देखना चाहता हूँ। नहीं राजकुमार हर्ष, अभी आप छोटे हैं। परंतु हर्ष नहीं माना। बात महाराज तक पहुँची। महाराज ने भी समझाया कि गांव में देखने लायक कुछ नहीं होता। गरीब लोग, काम में जुटे लोग, उनके नंगे अधनंगे बच्चे, तुम उन्हें क्या देखोगे? एक दिन तुम उनके महाराज बनोगे। तुम्हें उनसे दूर रहना चाहिए। परंतु हर्ष की उत्सुकता बढ़ती चली गई। गांव देखने की रट उसने नहीं छोड़ी। एक दिन महाराज और महारानी उसकी बात मान गए। हर्ष को एक गांव दिखाने का निर्णय लिया गया। उस गांव के कई लोग महल में नौकर थे। उस गांव के कुछ सैनिक भी रतनपुर की सेना में थे। उन सबको हर्ष के साथ भेजा गया। एक जगह पेड़ के नीचे कुछ लोग भोजन कर रहे थे। सैनिकों को देखकर वे सब हाथ जोड़कर खड़े हो गए, परंतु उनके बच्चे अभी भी खाना खा रहे थे।
राजकुमार उन्हें हैरानी से देखने लगा। एक ही थाली में इतने बच्चे एक साथ रोटी और मिर्च की चटनी खा रहे हैं। वहाँ मंडल में जब वह खाना खाता है तो उसे अकेले के लिए कम से कम 100 बर्तन होते हैं। हर्ष उन्हें देख रहा है। यह देखकर एक सैनिक ने बच्चों से कहा, यह तुम्हारा राजकुमार है, हाथ जोड़कर खड़े हो जाओ। माता पिता ने भी इशारा किया। बच्चों ने एक दूसरे की तरफ देखा। एक बच्चा बोला, यदि सब एक साथ हाथ जोड़ेंगे तभी मैं खाना बंद कर हाथ जोड़ूंगा। यदि मैंने अकेले ने हाथ जोड़ दिए तो बाकी के ये खाना खा जाएंगे। मुझे भूखा रहना पड़ेगा क्योंकि हमारे लिए आज इतना ही खाना है। गांव में हर्ष को घर दिखाए गए। कुछ लोगों ने हर्ष को देखने के लिए अपने घरों को साफ करके रंग रोगन कर रखा था। सरपंच के घर नाच गाने का आयोजन हुआ, परंतु राजकुमार को यह अच्छा नहीं लग रहा था। वह बार बार एक ही बात कर रहा था, वे सैनिक जो उस जानवर को लाने गए थे अभी तक वापस क्यों नहीं आए, कहाँ है वे? एक सैनिक ने महल में सूचना दी कि राजकुमार गधे के बच्चे को महल में लाने की जिद कर रहा है। यह सुनकर महाराज को गुस्सा आ गया। बोले, नहीं, गधे का बच्चा हमारे महल में नहीं आएगा। उधर राजकुमार हर्ष गधे के बच्चे के बिना बेचैन हो रहा था। वह सबको परेशान कर रहा था। उसने कह दिया कि जब तक उसे वह जानवर नहीं मिलेगा वह महल में नहीं जाएगा। गांव वाले हर्ष को खुश करने में लग गए। अब तो उसने उसका नामकरण भी कर दिया, डोबू। किसी ने उसे मोर तो किसी ने उसे तोता भेज दिया। एक प्यारा सा हिरण का बच्चा भी दिया गया। कुछ सफ़ेद काले खरगोश भी दिए गए। हर्ष ने कहा, ये सब भी अच्छे हैं, इन्हें महल में ले जाएंगे, परंतु हमें तो वह डोबू चाहिए। रात हो गई। गांववासी रात के समय एक जगह इकट्ठे हुए। आग जलाई गई और नाच गाना शुरू हो गया। हर्ष को यह बहुत अच्छा लगा। उसे महल के अटारी से यही नज़ारा दिखा था और गीत संगीत सुनाई दिया था। उसने वहाँ से अपने महल की ओर देखा। उसे महल बहुत ही सुंदर लगा। एक नौकर बोला, राजकुमार, आप ग्रामवासी सोने के लिए अपने घर जा रहे हैं, हमें भी महल में चलना चाहिए। वहाँ महाराज और महारानी आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैंने पहले कह दिया कि बिना डोबू के मैं महल में नहीं जाऊंगा। महल से मिले संदेश के अनुसार डोबू को महल के पास तक ले जाने का निर्णय हुआ। राजकुमार को बताया गया कि वह अभी तक बहुत छोटा है, वह भोजन नहीं करता, केवल अपनी माँ का दूध पीता है। क्या आप उसकी माँ को साथ ले जाओगे? हर्ष इसके लिए भी तैयार हो गया। सभी महल में जाने के लिए चल पड़े। इस बार रथ में कोई शिकार नहीं था। वहाँ हर्ष के पास था डोबू। एक ग्रामवासी ने कहा, ऐसा पहली बार हुआ है, आज तक किसी रथ को खींचने के लिए भी गधे को नहीं जोता गया। यहाँ तो गधा राजकुमार के रथ में सवार है। महल के पास पहुंचकर रथ रोका गया और राजकुमार को बताया गया कि कुछ दिन तक डोबू को उसकी माँ के पास छोड़ना होगा। जब वह भूसा चलना प्रारंभ कर देगा तब उसकी माँ को गांव वापस भेज दिया जाएगा और डोबू को महल में बुला लिया जाएगा। इतने समय तक आप यही महल से बाहर आकर अपने डोबू को देख लिया करें। राजकुमार हर्ष महल से बाहर आकर डोबू से खेलता रहा। डोबू और हर्ष हिल मिल गए। अब डोबू बड़ा हो गया। उसे घोड़े के साथ महल के अस्तबल में रखा गया। प्रमुख पशुपालक उसे रखना नहीं चाहता था। घोड़ों के साथ गधा रखना और उसका घोड़ों के समान पालन पोषण करना उसे अपमानजनक लगा। उसने महाराज से बात भी की, परंतु हर्ष के कारण उसे डोबू को अस्तबल में रखना ही पड़ा। राजकुमार ने
डोगू पर शाही घोड़ों जैसा निशान भी लगवा दिया। रात के समय महल में पहरा देने के लिए व्यवस्था थी। राजा के भय से कभी कोई चोर या कोई अन्य व्यक्ति रात के समय महल में कभी नहीं घुसा। इससे सैनिक लापरवाह हो गए थे। रतनपुर राज्य के उत्तर की ओर राजगढ़ नामक राज्य था और दक्षिण की ओर अचलगढ़। इन राज्यों के महाराजाओं की रतनपुर के महाराज से दोस्ती नहीं थी। रतनपुर की उन्नति से ये दोनों राजा जलते थे और सदैव रतनपुर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते रहते थे। एक बार राजगढ़ के राजा ने अपने कुछ जासूसों को चोर बनाकर रतनपुर भेजा। उन चोरों से कहा गया कि वे रतनपुर के महाराजा के पास महल में चोरी करें ताकि वहाँ की व्यवस्था की जनता में बदनामी हो। इससे रतनपुर का राजा कमज़ोर हो जाएगा और हमें उस पर आक्रमण कर जीतने का मौका मिल जाएगा। चोर ने देखा महल का एक दरवाज़ा पीछे की ओर भी है। इससे रात में या ढेंचू कर शोर नहीं मचा सकेगा। मैं आराम से सो लूँगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। सैनिकों को बुलाने के लिए वह उनके कक्ष की ओर गया। सारे सैनिक आराम से सोए हुए थे। अचानक उसकी नज़र महल की दीवार की ओर चली गई। उस पर चोर चढ़ रहे थे। उसने सैनिकों को जगाया और बताया कि कुछ आदमी महल की दीवार पर चढ़ रहे हैं। जब तक सैनिक पूरी तरह तैयार होकर बाहर आए, चोर दीवार पर चढ़कर भीतर कूद गए थे। अब भाग दौड़ शुरू हुई। सैनिकों ने किसी तरह उन चोरों को काबू में कर लिया। सुबह महाराजा के सामने सबको पेश किया गया। राजा को बताया गया। डोगू की ढेंचू सुनकर घोड़े हिनहिनाए और इस चोर से शिशुपालक की आँख खुल गई। सबसे पहले चोरों को उसी ने देखा। मंत्री की सलाह से राजा ने आदेश दिया कि चोरों को पकड़ने के लिए यह खबर महल से बाहर ना जाए, वरना जनता यही सोचेगी कि जब राजा का महल सुरक्षित नहीं है तो हमारी रक्षा कौन करेगा। फिर इस डोबू गधे का नाम सामने नहीं आना चाहिए। लोगों को यदि पता चल गया कि एक गधे की वजह से चोर पकड़े गए तो हमारी हंसी होगी। परंतु राजकुमार हर्ष को यह जानकर बड़ा हर्ष हुआ कि मेरे डोबू ने चोर पकड़वाए हैं। तो जाना वह आधा घंटा उसके पास रहता। उस दिन 1 घंटे तक डोबू के साथ खेला और घूमा। राजकुमार बड़ा हो रहा था और डोबू भी। राजकुमार अब पढ़ने के लिए एक गुरुजी के पास जाने लगा था। गुरुजी से नित नया ज्ञान मिल रहा था। गुरुजी के पास और विद्यार्थी होते थे। बड़े व्यापारी, पंडित, योद्धा और मंत्रियों के पुत्र से वहाँ राजकुमार हर्ष की मुलाकात होती थी। उसे यह देखकर बड़ी हैरानी होती थी कि उसके साथ के सब लड़के स्वयं को ही एक दूसरे से श्रेष्ठ समझते थे। वे हाथ से काम करना ही पसंद करते। सबके साथ 1-2 नौकर अवश्य होते थे। गुरुजी के यहाँ कभी कभी प्रतियोगिताएं भी होती थीं। कुश्ती, दौड़ आदि परिश्रम वाले खेतों में सामंतों के नहीं, गांवों से बुलाए गए युवक ही प्रथम आते। एक दिन महाराज ने कहा, बेटे हर्ष, अब तुम बड़े हो रहे हो। तुम्हारा डोबू भी अब पहले जैसा सफ़ेद और प्यारा बच्चा नहीं रहा। अब वह विषाधारण गधों जैसा दिखता है। या किसी को अच्छा नहीं लगता कि हमारे अच्छे बहादुर घोड़ों के साथ एक गधा भी रहे। अगर दुश्मन देशों को पता चला तो हमारा सब मजाक उड़ाएंगे। इसलिए इसे अब उसे गांव वापस भेज देते हैं। महाराज की बात सुनकर राजकुमार हर्ष सोच में पड़ गया। महाराज को कोई उत्तर नहीं मिला तो वे कुछ गुस्से में बोले, बेटे हर्ष, तुम शस्त्र विद्या में निपुण हो, बुद्धिमान भी हो, प्रजा में मुझसे भी ज़्यादा लोकप्रिय हो, परंतु दिन प्रतिदिन हठी होते जा रहे हो। तुम्हारी जिद तुम्हारी विशेषताओं को नष्ट कर सकती है। मेरे विचार में तुम्हें एक गधे को राजमहल के अस्तबल में शाही घोड़ों के साथ रखने की जिद छोड़ देनी चाहिए। यह सिर्फ मेरा विचार नहीं है,
बल्कि हमारे दरबारी मंत्री और सेना पद भी यही चाहते हैं। पिताश्री, आपका आदेश यही है तो मैं डोगू को शाही घोड़ों के साथ रखने की जिद छोड़ दूंगा, परंतु मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। क्या बात पूछना चाहते हो? आप और आपके मंत्री डोगू से इसलिए नफरत करते हैं कि वह गधा है। गरीब लोग इस जानवर को पालते हैं और यहाँ घोड़ों के समान ताकतवर भी नहीं है। आप यह बताएं कि हमारी सेना में कितने सैनिक हैं? सही गिनती तो सेनापति के पास है, पर 10,000 से ज़्यादा ही होंगे। इनमें से कितने युवक ऐसे हैं जो किसी नगर निवासी धनपति या मंत्री या अधिकारी के पुत्र हैं? महाराज को कोई जवाब नहीं सूझा तो स्वयं हर्ष बोल पड़ा। पिताश्री, इन 10,000 में कुछ एक छोड़कर बाकी सब गांवों में रह। हमारी असली ताकत गरीब किसानों के बेटे ही हैं। कल को कोई यह न कहे कि सेना में केवल धनपति या बड़े बाप के बेटे ही रहेंगे। हाँ, मैं आज ही डोगू को शाही अस्तबल से निकालकर किसी और जगह पर उसके रहने की व्यवस्था कर दूंगा। रतनपुर राज्य के पड़ोसी राज्य दक्षिण में अचलगढ़ और उत्तर में राजगढ़ दोनों ही रतनपुर पर हमला करने के लिए रतनपुर की कमजोरियां ढूंढ रहे थे। रतनपुर के जासूस भी इन दोनों राज्यों में घुसे हुए थे। अचलगढ़ की ओर से खतरा अधिक था, इसलिए रतनपुर के महाराज ने अपनी आधी से ज़्यादा सेना अचलगढ़ की सीमा पर भेज रखी थी। जब राजगढ़ के राजा को इसका पता चला तो उसने उत्तर की ओर से रतनपुर पर हमला करने की सोची। उसने हमले की तैयारी करनी शुरू कर दी। रतनपुर के जासूसों ने यह खबर अपने महाराज तक पहुंचा दी। रतनपुर के महाराज चिंतित हो गए, क्योंकि आधी से ज़्यादा सेना तो अचलगढ़ की सीमा पर भेजी हुई थी। राजगढ़ की सीमा के लिए आधी से कम सेना बची थी। राजगढ़ की बड़ी सेना के मुकाबले यह सेना छोटी थी। फिर भी युद्ध की तैयारी शुरू कर दी गई। राजकुमार हर्ष ने डोगू को गांव के रहने वाले एक सैनिक के हवाले कर दिया था। सैनिक को डोगू के खाने और देखभाल के लिए कुछ धन भी दिया गया और राजमहल से बाहर भेज दिया गया। वह सैनिक राजमहल से दूर राजगढ़ की सीमा के पास एक खेत में झोपड़ी बनाकर डोगू के साथ रहने लगा। दिन वह डोगू के साथ घूम रहा था कि राजगढ़ के 10-15 सैनिकों ने रतनपुर की सीमा में घुसकर उसे घेर लिया। सैनिक की वर्दी से वे समझ गए कि यह रतनपुर की सेना का सिपाही है। उन्होंने डोगू को भी देखा। उस पर एक निशान बना हुआ था। उसे देखकर पड़ोसी राज्य के सैनिक हैरान हो गए। यह तो निशान तो रतनपुर की सेना के शाही घोड़ों का है। यह निशान एक गधे पर क्यों बना है? जब उन सैनिकों को पता चला कि यह गधा भी शाही सेना में सम्मिलित है तो उन्हें बड़ी हंसी आई। उन्होंने उस सैनिक को और डोगू को पकड़ लिया और अपने महाराज के पास लेकर गए। उन्होंने बताया, महाराज, रतनपुर की सेना एकदम कमजोर हो गई है। उनके पास शाही घोड़ों की कमी आ गई है। वे गधे पालने लगे हैं। हमने उनका घोड़ों के निशान वाला एक गधा और बिना हथियार वाला एक सैनिक सीमा के पास पकड़ा है। यह खबर को जिसने भी सुना वह हंसे बिना नहीं रहा। सेनापति ने कहा, महाराज, राजगढ़ ने एक बात और सोची। यह एक आसान और बिना खतरे का युद्ध होगा। उनका राजकुमार अभी तक किसी युद्ध में लड़ने के लिए नहीं गया है। यह युद्ध लड़ने के लिए राजकुमार को सैनिकों के साथ भेजा जाएगा ताकि पहले ही युद्ध में उसे विजय मिल जाए और उसका एक विजेता के रूप में नाम हो जाए। रतनपुर राज्य के जासूस ने भी यह खबर अपने राज्य में भिजवा दी। रतनपुर के सेनापति और मंत्री ने इस खबर पर चिंता जताई और महाराज से कहा कि डोगू के कारण हमारा अपमान हो रहा है। परंतु राजकुमार इस खबर को सुनकर उछल पड़ा। वह बोला, पिताश्री, अनायास ही हमारे हाथ में विजय प्राप्त करने का अवसर आ गया है। हमारी ज़्यादा सेना अचलगढ़ की सीमा पर है। इससे हमारी
सेना पड़ोसी राजगढ़ से छोटी हो गई है। अब पड़ोसी राजगढ़ ने अपनी घुड़सवार सेना वापस बुला ली है। केवल कुछ एक पैदल सैनिक और अनुभवहीन योद्धा राजकुमार को आक्रमण के लिए भेजा जा रहा है। हमारे पास उनसे ज़्यादा सेना है और घोड़े हैं। हम आसानी से उन्हें हरा सकते हैं और उनके राजकुमार को पकड़ सकते हैं। वे लोग हमारे एक डोबू से चक्कर में पड़ गए हैं। या तो ठीक है, परंतु उनके जासूस भी हमारे राज्य में होंगे। वे हमारी योजना उन्हें बता देंगे, शायद नहीं। उनके अच्छे और दक्ष जासूस जो चोर के रूप में आ गए थे, डोबू के कारण हमारी कैद में है। कल अंधेरे में ही मैं और कुछ सैनिक सीमा की ओर जाएंगे। राजकुमार हर्ष अपने सैनिकों के साथ छिपते छुपाते सीमा पर पहुंच गया। उसे जासूसों ने एक खबर दी कि राजगढ़ का राजकुमार अपने सैनिकों के साथ टीले के उस ओर है। उसके साथ एक गधा और अपनी सेना का एक सैनिक भी है। राजकुमार हर्ष अपने सैनिकों के साथ टीले के ऊपर चढ़ गया। अब टीले के दूसरी तरफ का दृश्य साफ दिख रहा था। वहाँ राजगढ़ का राजकुमार कुछ सैनिकों के साथ था। उसके साथ हर्ष का डोबू भी था जो शांत खड़ा था। उसे सकुशल देखकर हर्ष खुश हो गया। हर्ष ने देखा राजगढ़ के सैनिकों ने डोबू को छेड़ना व तंग करना शुरू कर दिया है। डोबू इधर उधर भागने लगा तो सैनिकों ने उसे घेर लिया। डोबू के साथ इस छेड़छाड़ को हर्ष देखकर हर्ष को गुस्सा आ गया। वह सैनिकों को टीले पर से तीरों से हमला करने को कहने वाला ही था कि नीचे का नज़ारा बदल गया। डोबू को गुस्सा आ गया था। उसने सैनिकों पर दुलत्तियाँ झाड़ना शुरू कर दिया था। कोई चीखता हुआ अपने घुटना पकड़ रहा था तो कोई ठुड्डी को सहला रहा था। एक दो सैनिकों का जबड़ा बाहर आ गया। सैनिकों की समझ में नहीं आ रहा था कि इसे कैसे काबू करें। कुछ ही देर बाद वहाँ केवल राजकुमार और रतनपुर की सेना का डोबू का रखवाला सैनिक ही सलामत थे। बाकी सब घायल पड़े करा रहे थे। ऐसे में राजकुमार हर्ष ने चुस्ती पुस्ती दिखाई और तेजी से पहुंचकर राजगढ़ के राजकुमार को गिरफ्तार कर लिया। हर्ष ने डोबू को प्यार से गले लगाया। राजगढ़ के राजकुमार और डोबू तथा रखवाले सैनिक को लेकर हर्ष और उसके सैनिक रतनपुर की ओर चल पड़े। राजकुमार हर्ष ने इंसानियत दिखाते हुए अपने दो सैनिकों को दुश्मन के सैनिकों की मरहम पट्टी के लिए वहां छोड़ दिया था। राजगढ़ का महाराज को जब पता चला कि उनका राजकुमार रतनपुर की कैद में है तो वहां हड़कंप मच गया। हमला करके रतनपुर पर कब्जा करने की योजना धरी की धरी रह गई। राजगढ़ ने रतनपुर से माफ़ी मांगी, समझौता किया और नुकसान की भरपाई की, तब कहीं जाकर अपने राजकुमार को सही सलामत वापस पा सके। उन्होंने तौबा भी किया कि अब कभी अकारण किसी पड़ोसी राज्य पर हमला नहीं करेंगे। अब तो रतनपुर में राजकुमार हर्ष की जय जयकार होने लगी। सभी उसके डोबू को ही पसंद करने लगे। राजगढ़ की घटना से अचलगढ़ वाले भी बदल गए। वहाँ के राजा ने भी हमला करने का विचार छोड़कर रतनपुर से मित्रता कर ली। रतनपुर के महाराज ने राजा का पद छोड़कर राजकुमार हर्ष को गद्दी सौंपने का मन बना लिया। राजकुमार के डोबू प्रेम को देखकर मंत्री, सेनापति और दूसरे दरबारियों ने गधे पालने शुरू कर दिए। इसलिए नहीं कि उन्हें भी गधों से प्यार हो गया था या वे गधों के घोड़ों के बराबर मानने लगे थे। वे यह सब इसलिए कर रहे थे कि उनके पास गधा देखकर राजकुमार हर्ष, जो कुछ ही दिनों में महाराज बनने वाले थे, उनसे खुश रहेंगे। पहले राजकुमार हर्ष को वे लोग सनकी और जिद्दी मानते थे, परंतु राजकुमार हर्ष ऐसा ना तो पहले था और ना अब है। उसने गधे पालने वाले दरबारियों को बुलाया और कहा, मुझे पता है कि तुम लोग मुझसे
प्रसन्न करने के लिए गधे पाल रहे हो, परंतु तुम्हारी इस हरकत से मैं प्रसन्न नहीं हुआ हूँ, क्योंकि ऐसा करके तुम गरीबों के मुंह का निवाला छीन लिया है। वे लोग अपना शौक पूरी करने के लिए गधे नहीं पालते हैं, बल्कि इसलिए पालते हैं कि ये उन्हें रोजी रोटी कमाने में मदद करते हैं। तुमने शौक में गधे खरीदने शुरू कर दिए और इनकी कीमत आसमान को छूने लगी है। अब गरीब आदमी गधा पालने में समर्थ हो गया है। यह उन पर जुल्म है, अन्याय है। तुम अपने अपने गधों को गरीबों को वापस कर दो। मैं भी डोबू को गांव भेज रहा हूँ ताकि यह वहाँ पर अपने भोजन का खुद इंतजाम करे, परिश्रम करे और स्वस्थ रहे। यहाँ अस्तबल में पड़ा एक मुटल्ला और आलसी हो सकता है। राजकुमार हर्ष के इस कदम से गाँव में रहने वाले सभी लोग खुश हो गए और राजकुमार के लिए कुछ भी करने को तैयार हो गए। पड़ोसी राज्यों में भी यह संदेश चला गया कि रतनपुर की सेना में पहले लगभग 10,000 सैनिक थे, अब उस राज्य का हर निवासी हर्ष का सैनिक बन गया। युद्ध ही सब कुछ नहीं होता है। जब युद्ध नहीं होता है तब भी डोबू और उसके साथी बहुत उपयोगी होते हैं। कुछ दिनों बाद राजकुमार हर्ष को पता चला कि उनके राज्य में बहने वाली नदी में बरसात के मौसम में बहुत बाढ़ आने लगी है। इसके कारण गांव और खेत पानी में बह जाते हैं। किसानों को बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। बाढ़ आने का कारण नदी में गाद मिट्टी भर जाना था, इससे इसमें पानी ज़्यादा नहीं समा पाता और बाहर फैल जाता है। ऐसा कई साल से हो रहा था। किसी ने यह सोचा भी नहीं था कि नदी को गहरा किया जाए। कैसे सोचते? यह बहुत बड़ा काम था। इसके लिए काफ़ी मजदूर और काफ़ी धन चाहिए। पैसे वाले लोग शहरों में और ऊंची जगहों पर घर बनाकर रहते थे। उन्हें कभी भी बाढ़ से नुकसान नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने गांव के गरीबों और किसानों को बाढ़ से बचाने के लिए कभी सोचा ही नहीं था। हर्ष तो ऐसे नहीं थे। राजकुमार ने इस समस्या को हल करने पर विचार शुरू कर दिया। उन्हें यह फिक्र हो गई कि गांव, खेत और किसानों को कैसे बचाया जाए। अचानक उनके दिमाग में घंटी बज गई। उन्हें डोबू को याद आ गई। वे डोबू को देखने गांव में गए। उन्होंने देखा डोबू अब दूसरे गधों जैसा ही है। वहाँ कई छोटे छोटे डोबू खेल रहे थे। उन प्यारे डोबुओं को देखकर राजकुमार के होंठों पर मुस्कान आ गई। इस मुस्कान का एक मतलब और भी था। राजकुमार ने दरबार में आकर कहा, प्रतिवर्ष बाढ़ में बह जाने वाले गांव और खेत हमें बचाने ही होंगे। युवराज, बाढ़ के नुकसान से बचना तभी संभव है जब गांव ऊंचाई पर बसे हों और पानी नदी से बाहर न जाए। परंतु यह नहीं हो सकता, क्योंकि आदमी पहाड़ नहीं बना सकता और न ही नदी को खोदकर गहरा कर सकता है। मंत्री ने कहा, ये दोनों काम हो सकते हैं। आदमी चाहे तो ये दोनों काम कर सकते हैं। इसके लिए सबके सहयोग की जरूरत होगी, राजकुमार हर्ष ने कहा। सहयोग लेकर देखा गया है युवराज, क्यों न उनसे मिट्टी ढुलाई का काम लिया जाए। इससे गरीबों को रोजगार भी मिल जाएगा। हाँ युवराज, आप ठीक कहते हैं। हमने या तो कभी सोचा ही नहीं था। गधे के मालिक को नगद मजदूरी भी नहीं देनी पड़ेगी। उन्हें पेट भरने के लिए कुछ भुने हुए चने रोजाना दे देंगे। गधे को तो खाने के लिए कुछ भी देना भी नहीं पड़ेगा। वे तो इधर उधर मुंह मार कर अपना पेट भर लेंगे। वहाँ काम करने वालों को नगद रुपए, खाना और उनके पशुओं को चारा क्यों नहीं देना पड़ेगा युवराज? यही रिवाज चलता आ रहा है। ये सब किले, महल, सामंतों, सेठों के मकान इसी तरह बनाए गए हैं। नगद पैसा मजदूरी का दिया जाए तो खजाना खाली होते देर नहीं लगेगी। दरबार में उपस्थित कोई भी व्यक्ति मजदूर, कारीगरों को पैसा देने का समर्थन नहीं करेगा। राजकुमार ने कहा, मंत्री जी, इसका समर्थन मैं करूंगा।
बिना मजदूरी दिए काम लेना गलत है। हमें यह काम पूरी संवेदना के साथ करना है। आज के बाद हर मजदूर मिस्त्री को काम करने के बदले नगद राशि और भोजन देना होगा तथा काम पर लगे पशुओं को भी खाना देना होगा। यह संभव नहीं है युवराज, खजाने में इस समय ज़्यादा धन नहीं है। आपके लिए एक नया महल बनवाने का काम शुरू होने वाला है, उस पर खूब खर्च आएगा। ऐसा करते हैं कि इस वर्ष आपका महल बनवा लेते हैं, अगले वर्ष गाँवों को बाढ़ से बचाने की आपकी योजना पर धन खर्च करेंगे। मंत्री ने कहा। सभी दरबारियों ने इसका समर्थन किया, लेकिन राजकुमार हर्ष नहीं माने। बोले, मेरे लिए महल न बनवाया जाए, हमारे पास महलों की कमी नहीं है। पहले हम गाँवों को बाढ़ से बचाएंगे, फिर किसी मनोरंजन या आराम पर पैसा खर्च करेंगे। मंत्री जी, आप आज ही घोषणा कर दें कि जो भी अपने गधे या दूसरे पशुओं के साथ नदी से रेत निकालने और उस रेत से पहाड़ बनाने के काम पर मजदूरी करना चाहे, वह अपना नाम लिखवा ले। सभी को मजदूरी, खाना और उनके पशुओं के लिए चारा मिलेगा। काम शुरू हो गया। कई हजार गधे और इंसान काम पर लग गए। काम को बरसात के अगले मौसम से पहले पूरा करना था। लोग गर्मी सर्दी की परवाह किए बिना अपने अपने गधों के साथ नदी के पास से रेत निकालने लगे। मिट्टी के बोरों से लदे गधों की कतार देखते ही बनती थी। नदी गहरी होती गई और किनारों से कुछ दूर की भूमि ऊंची होती गई। बरसात से पहले नदी इतनी गहरी हो गई कि पानी की एक बूंद भी बाढ़ के रूप में बाहर नहीं निकली। गांव ऊंची भूमि पर बस गया। का राज्य बाढ़ से मुक्त हो गया। अब राजकुमार के राजतिलक की तैयारियां शुरू हो गईं। अब वे रतनपुर के राजा होंगे, पर लोगों के दिलों के राजा तो वे बन ही चुके थे। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी के माध्यम से आपको यह सीख मिलती है कि समाज में जो भी व्यक्ति गरीब हैं, थोड़ा कम पढ़े लिखे हैं, ज़रूरी नहीं है कि वे अच्छे काम ना कर सके। आवश्यकता इस बात की है कि वे उनको सही समय पर अच्छा काम दिया जाए, उनके रुचि के अनुसार काम किया जाए, जिससे वे कर सके, उनको वही काम दिया जाए तो वो बहुत ईमानदारी और मेहनत से काम कर सकते हैं। समाज में गरीबी तभी दूर हो सकती है जब जो बेरोजगार लोग बैठे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिले। जिस प्रकार से गधा जैसा प्राणी, जिसको नाम से ही लोग गधे नाम से लोग दूसरे का उपहास करते हैं, एक गधा भी राजा के काम में कितना काम आया। और यहाँ तक कि उसने एक राजा से, जो राजा की जीत हुई, इसमें भी अपना अच्छा सहयोग किया और नदी भी बनाने में, रेत निकालने में भी महत्वपूर्ण सहयोग किया। इस प्रकार हमें आपस में मिलकर अच्छे ढंग से काम को करना चाहिए, जिससे हमारा नाम और हमारे देश का नाम ऊंचा हो और हम समाज के लिए एक आदर्श बन सके। तो प्यारे शिक्षक भाइयों एवं शिक्षिकाओं से विनम्र निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे द्वारा अपलोड किए गए कक्षा 2 की कहानियों एवं दूसरे भी ज्ञानप्रद कहानियों को बच्चों को सुनने का मौका दें, जिससे बच्चे लोग उससे लाभान्वित हों।